नमस्कार साथियों। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th के हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ा था। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। उस वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स को कवर किया था। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि इंडिया के अंदर मॉडर्न नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी किस तरीके से स्प्रेड आउट होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या होता है इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। साथ साथ हमने पढ़ा था कि जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद वो तीन बड़े मूवमेंट्स चलाते हैं। चंपारण मूवमेंट जो कि पीजेंट्स का एक मूवमेंट था, जो कि ईयर 1917 में हुआ था। इसके बाद में खेड़ा में किसानों का आंदोलन था जो कि 1917 में हुआ था। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स का मूवमेंट जो कि 1918 में हुआ था। उसके बाद हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से गांधी जी जो है वो सत्याग्रह की आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं और उनका मानना था कि कैसे जो नॉन वायलेंस है उसी पे चल के इंडिया के लोग यूनाइट हो सकते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश हो चुकी है उसको ख़त्म कर सकते हैं। साथ साथ उन्होंने एक चीज़ को डिफ़ाइन किया था कि नॉन कोऑपरेशन ही ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो उस चीज़ के संदर्भ में भी हमने कुछ बातें जानी थी कि भाई इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल इंडियंस के कोऑपरेशन की वजह से ही सेट हुआ था और अगर इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करना बंद कर दें तो ब्रिटिश रूल भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ते हुए हमने रोलर एक्ट की चर्चा की और उसके बाद हमने जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में पढ़ा था। तो साथियों, आज इस वीडियो में जो कि क्लास 10th के चैप्टर सेकंड की सेकंड वीडियो है, चैप्टर का नाम नेशनलिज्म इन इंडिया है। इसमें हम खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वाइडर फॉर्म में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स थे सोसाइटी के जो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। रूरल एरियाज़ में किस तरीके से ये मूवमेंट फैलता है, अर्बन एरियाज़ में किस तरीके से ये मूवमेंट फैलता है और साथ साथ प्लांटेशन वर्कर्स इस मूवमेंट को किस तरीके से लेते हैं। तो उसी चीज़ की डिस्कशन इस वीडियो में की गई है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ आती है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के बारे में थोड़ी सी बातें हैं वो जान लेते हैं और हम देखते हैं कि खिलाफत मूवमेंट से गांधी जी क्यों जुड़ते हैं, उसके पीछे कारण क्या है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये मूवमेंट इंडिया में शुरू क्यों हुआ था। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रोलर एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद में गांधी जी ने रोलर सत्याग्रह को रोल बैक कर लिया था। उनका ये मानना था कि एक बड़े मास मूवमेंट की ज़रूरत है और उस मास मूवमेंट के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज़रूरी है। तो गांधी जी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर रहे थे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिस प्लेटफॉर्म के बेस पे हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच में यूनिटी इस्टेब्लिश की जा सके। तो उसी सिलसिले में गांधी जी को खिलाफत मूवमेंट एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता है। तो इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी फेल्ट दैट दे नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी जी को ये महसूस होने लग गया था कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत है। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर। लेकिन उनका ये मानना था कि कोई भी बड़ा मूवमेंट तभी शुरू किया जा सकता है जब हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ को एक साथ लाया जा सके, उनको यूनाइट किया जा सके। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इस्टेब्लिश करने के तौर पे महात्मा गांधी जी को खिलाफत मूवमेंट नज़र आता है कि भाई खिलाफत मूवमेंट के बेस पे या खिलाफत मूवमेंट के थ्रू हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ को एक साथ लाया जा सकता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर had ended with the defeat of Ottoman Turkey and there rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, the spiritual head of Islamic world, that is the Khalifa। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म हुआ तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन टर्की की हार होती है। ठीक है, इस ओटोमन टर्की एम्पायर का जो हेड होता है उसको जो है खलीफा के नाम से जाना जाता था और ये जो खलीफा था वो एक तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड का जो मेन हेड है वो होता था, यानी जो स्पिरिचुअल हेड था इस्लामिक वर्ल्ड का उसको खलीफा कहा जाता था। ठीक है, तो इसका हिंदी है इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता को खलीफा कहा जाता था। तो ये अफवाहें फैलना शुरू हो गई प्रथम विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद में
कि भाई ओटोमन साम्राज्य के सम्राट के साथ एक बहुत ही सख्त संधि की जाएगी या उसके ऊपर एक सख्त संधि थोपी जाएगी। ठीक। टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। तो होता क्या है, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया जाता है। मोहम्मद अली एंड शौकत अली वर द लीडर्स हु डिस्कस्ड अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। अब इस खिलाफत कमेटी के दो बड़े लीडर्स होते हैं, यंग लीडर्स होते हैं, उनका नाम होता है मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है। मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ में कई सारे और भी यंग मुस्लिम लीडर्स होते हैं और वो हर तरीके की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ तलाश करना शुरू करते हैं कार्रवाई करने के लिए। और इसी सिलसिले में महात्मा गांधी जी के साथ भी उनकी चर्चा होती है कि कैसे करके सारे लोगों को एकजुट करके एक बड़ी कार्रवाई शुरू की जाए। गांधी शो दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ए यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। अब गांधी जी के साथ डिस्कशन शुरू हुआ कि सारे के सारे लोगों को एक साथ लाके एक बड़ी कार्रवाई की जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढा जाए। तो होता क्या है कि महात्मा गांधी को भी ये लगता है कि ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है मुस्लिम्स को साथ लेके एक बड़ा यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करने की। एट द कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920, सितंबर 1920 में कांग्रेस का जो ईयरली सेशन होता था दिसंबर के मंथ में, क्योंकि कांग्रेस बेसिकली दिसंबर 1885 में इस्टेब्लिश हुई थी, तो हर साल उनका एक ईयरली सेशन होता था। लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ती थी तो सेशन पहले के महीनों में भी बुला लिया जाता था। तो इसी के चलते सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता में एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। तो इस कलकत्ता के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी दूसरे नेताओं के साथ बात करते हैं और कांग्रेस के जो दूसरे लीडर्स हैं उनके साथ बात करते हैं और उनको इस बात के लिए सहमत कर लेते हैं कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन में और स्वराज की प्राप्ति के लिए एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। ये एक बड़ी चीज़ थी कि गांधी जी को वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ को एक साथ लेके आएँ और फिर एक मास मूवमेंट शुरू करें। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए बेस तैयार करने का काम किया खिलाफत इशू ने। ठीक है। इसमें साथियों कुछ बेसिक से सवाल हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि खलीफा का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो खलीफा कौन होता है? खलीफा वाज दी स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। दूसरी चीज़, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म होता है तो किसकी हार होती है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और भी कई सारी कंट्रीज़ की हार होती है, उसी के साथ ओटोमन टर्की की भी हार होती है। ठीक है। दूसरी चीज़, खिलाफत कमेटी को इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो खिलाफत कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था मार्च 1919 में। कई बार ये भी पूछ लेता है कि खिलाफत कमेटी की स्थापना या उसका इस्टेब्लिशमेंट किस जगह हुआ था? तो खिलाफत कमेटी की स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट बॉम्बे में हुआ था। और एक सवाल ये बनता है कि खिलाफत कमेटी के जो मेन लीडर्स थे उनका नाम लिखिए। तो वो जो मेन लीडर्स थे वो थे शौकत अली एंड मोहम्मद अली। ठीक है। एक सवाल ये भी आता है कि कांग्रेस का सितंबर 1920 का सेशन कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो कांग्रेस का सितंबर 1920 का सेशन कलकत्ता में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है। और इसी सेशन में गांधी जी दूसरे लीडर्स को इस बात के लिए एग्री कर लेते हैं कि भाई हमें खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में साथ साथ स्वराज की प्राप्ति के लिए एक बड़ा मास मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है और वो बड़ा मास मूवमेंट होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई नॉन कोऑपरेशन? ठीक है। तो गांधी जी ने ये तो कह दिया कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे यानी असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन असहयोग ही क्यों? ठीक है। वाई नॉन कोऑपरेशन? तो उसी चीज़ को देखते हैं। गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था हिंद स्वराज। ठीक है। 1909 में लिखी थी। तो अपनी इस बुक में, इन इज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। अपनी इस बुक में, बुक का नाम है हिंद स्वराज, जो कि 1909 में लिखी गई थी और महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। इस बुक में गांधी जी इस बात की घोषणा करते हैं कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस, कि भाई भारतीयों के सहयोग के कारण ही भारत में
अंग्रेजी हुकूमत की स्थापना होती है। एंड हैज़ सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। और उन्होंने ये भी लिखा कि ये शासन जो अभी तक चला आ रहा है ये भी भारतीयों के सहयोग की वजह से ही चला आ रहा है। इफ़ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड केम। तब गांधी जी ने कहा कि अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के अंदर जो ब्रिटिश रूल है ये इंडिया से ख़त्म हो जाएगा और इंडिया के अंदर स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो असहयोग इसलिए था, इसलिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर डिटेल डिस्क्रिप्शन अपनी बुक हिंद स्वराज में, जो कि 1909 में लिखी गई थी, उसमें लिखा कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल का जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो सेटअप हुआ है वो इंडियंस के कोऑपरेशन की वजह से हुआ है, और इंडियन के कोऑपरेशन की वजह से ही वो ब्रिटिश रूल इंडिया में सर्वाइव किए हुए हैं। अगर ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना है तो इंडियंस को अपना जो कोऑपरेशन है उसको वापस ले लेना है, यानी इंडियंस को ब्रिटिशर्स के साथ नॉन कोऑपरेशन करना है। और अगर ऐसा हुआ तो 1 साल के अंदर ब्रिटिश रूल इंडिया से ख़त्म हो जाएगा और इंडिया के अंदर स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम मूवमेंट। अब ये देखना है कि नॉन कोऑपरेशन यानी जो असहयोग आंदोलन है या जो नॉन कोऑपरेशन है, जो असहयोग है, वो एक मूवमेंट कैसे बनता है। ठीक है, उस चीज़ को देखना है। गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। It should begin with the surrender of titles that the government awarded and a boycott of civil services, army, police, court and legislative council, school and foreign goods। तो गांधी जी का ये कहना था कि ये जो आंदोलन शुरू होगा ये चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। और सबसे पहले लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले लोगों को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको उपाधियां दी हैं वो उपाधियां वापस लौटानी होंगी। ठीक है, सरकारी नौकरी की अगर बात करें, सेना की बात करें, पुलिस की बात करें, अदालतों की बात करें, या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की यानी विधायी परिषदों की बात करें, स्कूलों की बात करें, या विदेशी वस्तुओं की जो फॉरेन गुड्स हैं, इन सब को का बॉयकॉट करना है। ठीक है, इन सब का बॉयकॉट करना है यानी इन सब का बहिष्कार करना है। ठीक, देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन अ फुल सिविल डिसोबीडेंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। ऐसा करते हुए जब इंडियंस टाइटल्स को लौटा देंगे, जब इंडियंस फॉरेन गुड्स का बहिष्कार करेंगे, स्कूलों का, अदालतों का, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, पुलिस का, आर्मी का, गवर्नमेंट जॉब्स का, इन सब से त्यागपत्र दे देंगे, तो ऐसे में ऐसा करने के चलते अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट दमन का रास्ता, रिप्रेशन का रास्ता अपनाती है तो उसके बाद में क्या शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद में सिविल डिसोबीडेंस कैंपेन शुरू हो जाएगा। सिविल डिसोबीडेंस का मतलब है सविनय अवज्ञा अभियान। तो उनका कहना था कि उसके बाद में सविनय अवज्ञा जो अभियान है वो शुरू कर दिया जाएगा। थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूवर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। 1920 की गर्मियों में महात्मा गांधी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाना शुरू कर देते हैं। और ये समर्थन कैसे जुटाते हैं, तो इस समर्थन को जुटाने के लिए वो पूरे भारतवर्ष की यात्राएं करना शुरू कर देते हैं। तो ये वो तरीके हैं, ये वो स्टेप्स थे जिनके चलते एक बड़ा मास मूवमेंट स्टार्ट किया गया, जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा गया। आगे देखते हैं। मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल्स। लेकिन समस्या क्या थी कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग गांधी जी की इन बातों को लेके, गांधी जी के इन प्रपोजल्स को लेके शंकित थे, शंका में थे। ठीक है, दे वर रेलुक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शंस शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920। और उन लीडर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नवंबर 1920 में जो काउंसिल होने थे, जो इलेक्शंस होने थे काउंसिल के लिए, यानी विधायी परिषद के लिए जो चुनाव होने वाले थे, उनका बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे, उनका बहिष्कार नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, एंड दे फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट लेड टू पॉपुलर वायलेंस। इसके अलावा उनको ये भी डर था कि इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा तो इतने बड़े लेवल पे आंदोलनकारियों को कंट्रोल करना भी मुश्किल है। तो हो सकता है कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं इस आंदोलन में जो लोग शामिल हैं वो कहीं हिंसा ना कर दें, वायलेंस ना कर दें।
तो इन दो बातों को लेके बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स जो थे वो शंका में थे, दे वर फियरफुल। ठीक है, तो अब इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है? इन द मंथ बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। इन बातों को लेके सितंबर से दिसंबर के महीनों के बीच में कांग्रेस में भी भारी खींचतान चलती रही। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस का सालाना जो सेशन है वो दिसंबर के मंथ में होता था। कभी इमरजेंसी होती थी तो मीटिंग पहले बुला ली जाती थी। तो दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडोप्टेड। ठीक है, तो 1920 में दिसंबर में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता होता है और असहयोग आंदोलन चलाने की प्रपोजल के ऊपर सारे के सारे लोग जो है सहमति दे देते हैं, एक तरीके से मोहर लग जाती है। सो इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने की सहमति कांग्रेस के अंदर बन जाती है। ठीक है, तो साथियों इसमें एक चीज़ तो ये है कि जो कांग्रेस का दिसंबर 1920 का सेशन कहाँ हुआ, तो कांग्रेस का दिसंबर 1920 का सेशन नागपुर में होता है। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस के किस सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने के ऊपर सभी लोग एग्री हो गए थे? तो कांग्रेस के नागपुर सेशन में, जो कि दिसंबर 1920 में ऑर्गेनाइज किया गया था, उस सेशन में इस बात पे मोहर लग जाती है कि यस वी विल स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं डिटेल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में कि किस तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ता है, कौन कौन लोग इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो ग्रुप्स इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्होंने नॉन कोऑपरेशन के आइडिया को किस तरीके से लिया। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट बट देयर एस्पिरेशंस वर ऑल्सो डिफरेंट। इस मूवमेंट के अंदर बहुत सारे सामाजिक समूहों ने, बहुत सारे जो सोशल ग्रुप्स हैं वो पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन उनकी जो आकांक्षाएं थी वो अलग अलग थी। अब उसी चीज़ को पढ़ेंगे कि आकांक्षाएं अलग अलग कैसे हैं। कि गांधी जी ने स्वराज का कॉल दिया तो सभी लोगों ने स्वराज के लिए स्ट्रगल तो शुरू कर दिया, लेकिन हर एक सोशल ग्रुप के लिए स्वराज का अर्थ अलग अलग था। ठीक, तो उसी चीज़ को देखते हैं कि किस तरीके से लोग इसमें शामिल होते हैं, लेकिन उनका एस्पिरेशंस कैसे अलग है, उनके एक्सपीरियंसेस कैसे अलग हैं, और वो कैसे स्वराज को अपने नज़रिए से डिफाइन करते हैं, ना कि गांधी जी के नज़रिए से। सो सबसे पहली बात हम करते हैं कि ये जो मूवमेंट है वो टाउन्स के अंदर किस तरीके से स्टार्ट हुआ, यानी शहरों में असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरीके से फैला। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। शहरों में इस आंदोलन में मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया था। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस। हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, यानी ऐसे स्कूल और कॉलेज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाती थी। हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइन। जो हेडमास्टर थे और जो शिक्षक थे उन्होंने अपनी अपनी सरकारी नौकरियों से इस्तीफे दे दिए। लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। और जो वकील थे उन्होंने मुकदमे लड़ना ही बंद कर दिया। ठीक है, द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। काउंसिल के इलेक्शन होने थे, क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था दिसंबर 1920 के सेशन से पहले कांग्रेस के लीडर्स के बीच में, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। तो वही इलेक्शन होता है। ठीक है, तो जब ये काउंसिल के इलेक्शन होते हैं तो इंडिया के ज़्यादातर प्रांतों में, ज़्यादातर प्रोविंसेस में इन इलेक्शंस का बॉयकॉट किया गया था, इनका बहिष्कार किया गया था। यानी जो इंडियंस हैं, जो इंडियन पार्टी हैं वो चुनाव नहीं लड़ती हैं। लेकिन मद्रास के अंदर एक पार्टी होती है, मद्रास वेयर दी जस्टिस पार्टी। मद्रास के अंदर एक पार्टी है, उस पार्टी का नाम है जस्टिस पार्टी। और ये पार्टी किसकी है? द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स। ये गैर ब्राह्मण लोगों की पार्टी थी। तो इस पार्टी ने मद्रास में काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। सो जस्टिस पार्टी फेल्ट एंटरिंग द काउंसिल was one way of going some powers, something that usually only Brahmins had access to। तो काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट तो किया गया था, ठीक है, लेकिन मद्रास में
गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल इलेक्शंस लड़ने चाहिए, क्योंकि काउंसिल्स के जरिए ही उन लोगों को वे अधिकार मिल पाएंगे जो सामान्य रूप से केवल और केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने, यानी जस्टिस पार्टी ने, चुनावों का बाइकआउट नहीं किया, चुनावों का बहिष्कार नहीं किया, बल्कि इन्होंने चुनाव में अपने कैंडिडेट्स उतारे और उन्होंने चुनाव को कंटेस्ट किया। ठीक है। फॉरेन गुड्स वर बाइकआउटेड, लिकर शॉप्स पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स। जो विदेशी वस्तुएं थी, जो विदेशी सामान था, उसका भी बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का क्या अर्थ है कि मान लो जहाँ भी शराब की दुकान है या फैक्ट्री है तो उसका मेन गेट बंद कर दिया, उस पर ताला लगा दिया, या लोग वहाँ खड़े हो गए गेट में इस तरीके से खड़े हो गए कि बाहर से उस दुकान के अंदर कोई नहीं जा सकता और अंदर से कोई दुकान के अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता। तो इसको कहा जाता है साथियों पिकेटिंग। तो फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का जो रास्ता है उसको जब रोक लिया जाता है तो उसे पिकेटिंग कहा जाता है। तो जो लिकर शॉप्स थी उनकी पिकेटिंग की गई, और जो फॉरेन गुड्स था उसका बाइकआउट किया गया, और जो फॉरेन क्लोथ्स थे, ठीक है, जो विदेशी कपड़े थे, उनकी एक तरीके से होली जलाई गई। ठीक है। तो इस स्लाइड में साथियों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ। तो खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। दूसरी चीज़, इन द सिटीज़ हु पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, शहरों में इस मूवमेंट में कौन सी क्लास के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो मिडिल क्लास के लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने 1920 के जो इलेक्शंस थे उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया था। तो वो पार्टी थी जस्टिस पार्टी। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जस्टिस पार्टी किन की पार्टी थी। सो दिस पार्टी वाज बेसिकली बिलोंग टू दी नॉन ब्राह्मण्स क्लास। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पिकेटिंग के बारे में पूछ लिया जाता है कि डिफाइन दी टर्म पिकेटिंग। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। द इम्पोर्ट फॉरेन क्लोथ्स, द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922। तो 1921 और 22 के बीच में जो विदेशी कपड़े का आयात था, इम्पोर्ट था, वो लगभग आधा हो गया, और इसी के चलते इस कपड़े की जो वैल्यू थी वो 102 करोड़ से घट के 57 करोड़ हो गई। तो कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के चलते फॉरेन गुड्स का जो इंपोर्ट था वो कम हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई, उसकी क्वांटिटी मतलब वो कम क्वांटिटी में इंपोर्ट किया जाने लगा। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। कई सारे इलाकों में, कई सारे जो स्थान थे वहाँ के व्यापारियों ने और ट्रेडर्स ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने से ही मना कर दिया। इसके अलावा उन्होंने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से भी इनकार कर दिया। As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handlooms went up. अब इसका बेनिफिट क्या मिला कि जो फॉरेन क्लोथ्स हैं उनका तो बाइकआउट किया जा रहा है, फॉरेन ट्रेड का बाइकआउट किया जा रहा है, ठीक है, फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया जा रहा है। तो इसके चलते जैसे जैसे ये आंदोलन फैलने लगा तो जो इंडियंस थे उन्होंने क्या किया, इंडिया में बने हुए कपड़े पहनना शुरू कर दिया। और इसके चलते जो इंडियन टेक्सटाइल मिल है, भारतीय कपड़ा मिल जो थी, और साथ जो हैंडलूम्स थे, हथकरघा, तो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स में और हैंडलूम्स में जो प्रोडक्शन है वो अचानक से बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं इनको, जो इंडियंस हैं, जो स्वदेशी जितनी भी मिल्स और हथकरघा हैं, उनको बेनिफिट मिलता है। ठीक है। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ समय बाद शहरों में ये आंदोलन, कौन सा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये आंदोलन धीमा पड़ने लग जाता है, और इसके कई सारे कारण थे। अब उन कारणों को देखते हैं जिन कारणों के चलते सिटीज़ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्लोड डाउन हो जाता है। खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मील क्लॉथ एंड द पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। सबसे पहली समस्या तो यही थी कि खादी का कपड़ा मिलों में, जो कपड़ा मास प्रोडक्शन के तौर पे किया जाता था, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि खादी का कपड़ा बहुत ज़्यादा महंगा था और उसे गरीब लोग खरीद नहीं सकते थे, जबकि जो कपड़ा मशीनों की हेल्प से बड़ी बड़ी मिलों में और बड़े स्तर पे प्रोड्यूस किया जाता था वो सस्ता होता था। तो खादी महंगी थी, और जो मशीन्स की हेल्प से
जो कपड़ा तैयार किया जाता था वो सस्ता होता था, तो गरीब लोग खादी नहीं खरीद पा रहे थे, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए वो ही कपड़ा ठीक था जो मशीन मेड्स क्लोथ्स होते थे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसके चलते लोग जो है लंबे समय तक खादी का यूज़ नहीं कर पाए। उनको अल्टीमेटली जो फॉरेन क्लोथ्स हैं जो बाहर से बन के आ रहे हैं उन्हीं को खरीदना पड़ा, क्योंकि वो सस्ते होते थे। For the movement to be successfully, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of British ones. These were slow to come up, so students and teachers began trickling back to government schools. अब इस मोमेंट में एक बात कही गई थी कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल और कॉलेजेस का बाइकआउट करेंगे। हेडमास्टर और टीचर्स जो हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपनी गवर्नमेंट जॉब से। तो ये कई सारी चीज़ें थी। इन चीज़ों के चलते ज़रूरत थी इंडियन इंस्टीट्यूशंस की कि भाई जो इंडियन इंस्टीट्यूट हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएं। तो जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे उनके कंपैरिजन जो इंडियन इंस्टीट्यूशन की का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन था। उस मतलब ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के स्थान पे जो ऑप्शनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने थे उसका प्रोसेस बहुत धीमा था। तो जिसके चलते विद्यार्थियों को, शिक्षकों को वो इंडियन इंस्टीट्यूशंस मिल नहीं पा रहे थे, इसलिए हार के उन्हें एक टाइम के बाद में वापस ब्रिटिश स्कूल और कॉलेजेस को ज्वाइन करना पड़ा। स्टूडेंट्स ने उनमें दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया और जो टीचर्स हैं, जो हेडमास्टर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने अपनी नौकरियों को दोबारा ज्वाइन कर लिया। और इसी के साथ साथ एक अलग चीज़ क्या हुई, लॉयर्स जॉइंट बैक वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्ट, और जो वकील हैं वो भी दोबारा सरकारी अदालतों में जाने लगे। तो कुल मिला के ये मूवमेंट स्टार्ट तो बड़े जोश के साथ शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जब इस मूवमेंट के दौरान ही ऑप्शंस नहीं दिखाई दिए तो लोग दोबारा उसी पुराने रास्ते पे लौट आए। तो ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द सिटीज़। अब हम बात करते हैं कंट्री साइड में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरीके से फैला। ठीक है, यानी अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामीण इलाकों में ये आंदोलन किस तरीके से फैला। ठीक है, This movement drew its fold in the struggle of peasants and tribal which were developing in the different parts of India in the years after the war. तो शहरों से बढ़ के जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया, और युद्ध के बाद हमारे देश के अलग अलग भागों में कई सारे पीजेंट्स के और जो ट्राइबल पीपल हैं उनके मूवमेंट्स चल रहे थे। ठीक, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो होता क्या है कि ये आंदोलन उन पीजेंट मूवमेंट्स के साथ और उन ट्राइबल मूवमेंट्स के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्रा अ सन्यासी। अवध में एक जो लीडर थे इन पीजेंट मूवमेंट्स का, जो लीडरशिप कर रहे थे इन पीजेंट मूवमेंट्स की, उनका नाम था बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी थे। तो ये किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। और बाबा रामचंद्र जो थे इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पे काम कर चुके थे। द मूवमेंट हेयर वाज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड हाई रेंट्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सेस फ्रॉम द पीजेंट्स। पीजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट। ठीक, तो ये एक अलग चीज़ थी कि ये जो पीजेंट मूवमेंट चल रहा था अवध में अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र, ठीक है, ये मूवमेंट किसके खिलाफ था? तो ये आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। क्यों था? क्योंकि ये जो तालुकदार और जमींदार थे ये किसानों से भारी भरकम लगान वसूलते थे, और लगान के अलावा और भी कई तरीके के कर किसानों से वसूलते थे। इसके साथ साथ किसानों को अपने इन तालुकदारों और लैंडलॉर्ड्स के लिए बेगार भी करनी पड़ती थी। बेगार का क्या मतलब है कि बिना किसी वेतन के इन्हें अपने तालुकदार और जमींदार के लिए काम भी करना पड़ता था। एज टीनेंट दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, टीनेंट्स यानी पट्टेदार के तौर पे उनके पट्टे भी निश्चित नहीं होते थे। यानी ऐसे किसान जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है तो वो क्या करते थे, इन बड़े बड़े जमींदारों से ज़मीन के टुकड़े किराए पे लेते थे। तो इनके वो पट्टे भी, वो ज़मीन के टुकड़े भी फिक्स नहीं थे, क्योंकि हर एक बार उनके जो ज़मीन का टुकड़ा है वो बदल दिया जाता था। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था कि ये तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स डरते थे कि कहीं ये किसान किराएदार के तौर पे इस ज़मीन पे खेती करते हुए एक समय के बाद में अपना अधिकार स्थापित ना कर लें या अपने राइट्स के लिए
डिमांड उठानी शुरू ना कर दें। तो इसलिए हर बार उनके जो ज़मीन है वो बदल दी जाती थी। अब एक बार एक टेनेंट को अच्छी ज़मीन मिल गई जिस पे अच्छा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ, तो उसने ईजिली उसका किराया पे कर दिया, जो टैक्सेस हैं वो भी पे कर दिए। लेकिन हो सकता है नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेशन में उसको ऐसी ज़मीन मिल गई जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, तो यहाँ पे उसका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो वो किराया कहाँ से देगा, वो टैक्सेस कहाँ से देगा, और रेवेन्यू के अलावा जो अदर टैक्सेस हैं वो कहाँ से देगा। तो इसलिए किसान इन बातों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, और यही सारी समस्याएं अवध के इस पीजेंट मूवमेंट का कारण बनी हुई थी। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबोलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। तो ये जो किसान आंदोलन चल रहा था, इसकी सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि भाई रेवेन्यू को यानी लगान को रिड्यूस किया जाए, तो लगान को कम किया जाए। दूसरी बड़ी डिमांड थी कि बेगार को ख़त्म किया जाए, कि भाई बिना किसी पैसे के हमें लैंडलॉर्ड्स और ताल्लुकदार के लिए काम करना पड़ रहा है, तो इस पूरी की पूरी व्यवस्था को ही ख़त्म किया जाए। साथ साथ सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, जो दमनकारी जमींदार हैं उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाए। सो दीज थ्री वर द मेजर डिमांड्स of the peasant movement that was organized in Awadh under the leadership of Baba Ramchandra Sannyasi. In many places नाई धोबी बंस were organized, और कई सारे स्थानों पे जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने फैसले लिए कि भाई इनका नाई धोबी बंद कर दिया जाए। अवध किसान सभा was set up headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and others in October 1920. जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू साहब क्या करते हैं, ये अवध के गाँव का दौरा करते हैं और जो गांव के लोग हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसी के चलते अक्टूबर 1920 में जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ दूसरे लोगों के लीडरशिप में अवध में किसान सभा का गठन किया जाता है। तो साथियों, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो एक तो यही बनता है कि अवध में जो पीजेंट मूवमेंट था उसको किसने लीड किया था, तो उसको बाबा रामचंद्र ने लीड किया था। दूसरी चीज़, ये मूवमेंट किसके खिलाफ था, तो ये मूवमेंट ताल्लुकदार और जमींदारों के खिलाफ था। तीसरी चीज़ कि किसान ये पीजेंट मूवमेंट क्यों, मतलब ये पीजेंट मूवमेंट अवध में क्यों हो रहा था, तो उसके लिए तीन चीज़ें हैं कि एक तो पीजेंट्स को बेगार करनी पड़ रही थी, दूसरा जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके फार्म पे बिना किसी पेमेंट के काम करना पड़ रहा था, और एक चीज़ कि उन्हें बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे। फिर एक सवाल आता है कि ये जो पीजेंट मूवमेंट था, इस पीजेंट मूवमेंट के तहत पीजेंट्स की डिमांड क्या थी, तो तीन डिमांड थी। पहला रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, दूसरा अबोलिशन ऑफ बेगार और तीसरा सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, एक सवाल आता है अवध किसान सभा जो है वो इस्टेब्लिश कब हुई, तो अवध किसान सभा अक्टूबर 1920 में इस्टेब्लिश हुई, और अगर लीडरशिप की बात करें तो उसमें बेसिकली जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र सन्यासी का ही नाम आएगा, क्योंकि बाकी लीडर्स का नाम हमारी बुक में नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। So when the non-cooperation movement began, the effort of Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. तो जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को अपने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल करने का प्रयास किया। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, द हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर। तो 1921 में जब ये आंदोलन फैलना शुरू हुआ तो आंदोलनकारियों ने यानी किसानों ने क्या किया, उन्होंने तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों के ऊपर हमले करना शुरू कर दिया, बाज़ारों में लूटपाट शुरू कर दी, और जो अनाज के गोदाम थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट दैट गांधी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्स वर टू बी पेड एंड लैंड वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पुअर। अब इसी के चलते बहुत सारे स्थानीय नेताओं ने किसानों को समझाना शुरू कर दिया। वो क्या समझाया कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जो ज़मीन है वो गरीबों में फिर से बांट दी जाएगी। द नेम ऑफ महात्मा वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल द एक्शन एंड एस्पिरेशन। तो महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी की सारी कार्रवाइयों को, अपनी सारी की सारी एस्पिरेशंस को सही ठहराने लगे। तो अब अगर इस पूरे मोमेंट को, अवध के मोमेंट को अगर हम देखें तो पहली चीज़ कि इसमें वॉयलेंस हो रही है, ठीक है,
दूसरी चीज़, यहाँ किसानों की अपनी खुद की डिमांड है, वो अपनी खुद की समस्याओं के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, और उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। तीसरी चीज़, ये मूवमेंट कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, बल्कि ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ है। इसीलिए जब इस मूवमेंट को हमने स्टार्ट किया तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जितने भी सोशल ग्रुप इसमें शामिल होते हैं वो पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन स्वराज की इंटरप्रिटेशन, स्वराज की व्याख्या वो अपने अपने तरीके से करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी समस्याएं अलग हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो उनको इंडिया के इंडिपेंडेंस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके पर्सनल इश्यूज़ इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और वो उन पर्सनल इश्यूज़ के सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण था कि जो भी कार्रवाइयाँ, जो भी एक्शंस उस दौर में किए गए, उन एक्शंस के लिए बार बार महात्मा गांधी जी का नाम लिया गया। अब बात करते हैं ऐसे एक और केस की जो आंध्र प्रदेश के गुड्डेम हिल्स में भी हो रहा था। ऐसा ही एक मूवमेंट था, और ये जो मूवमेंट था ये ट्राइबल मूवमेंट था। तो इसको और देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इन दिस फॉरेस्ट रीजन, गुड्डेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ट्राइबल मूवमेंट। In this forest region, the colonial government had enclosed large forest area, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. तो आंध्र प्रदेश के जो गुड्डेम हिल्स है, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एक चीज़ ये थी कि उस दौर में कई सारे फॉरेस्ट एक्ट आए थे, ठीक है, कई सारे फॉरेस्ट एक्ट आए थे। उसी के चलते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, उसने क्या किया, उस अंग्रेज़ी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पे पाबंदी लगा दी, ठीक है। अब लोग ना तो इन जंगलों में अपने कैटल्स को चरा सकते हैं, अपने मवेशियों को चरा नहीं सकते। दूसरा, ना ही इन जंगलों से जलाने के लिए लकड़ी ले सकते हैं, फ्यूल वुड भी कलेक्ट नहीं कर सकते, साथ साथ फ्रूट्स भी कलेक्ट नहीं कर सकते। दिस enraged the hill people because their livelihood affected, and also they felt that their traditional rights were being denied. अब इसके चलते यहाँ रहने वाले जो ट्राइबल पीपल थे वो लोग परेशान हुए और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस के चलते, इस नए कानून के चलते, ना केवल वहाँ रहने वाले लोकल लोगों की जो लाइवलीहुड है, जो रोजी रोटी है, उसके ऊपर असर पड़ रहा था, बल्कि उन लोगों को ये लग रहा था कि जंगल जो है वो उनके लिए एक तरीके से उनकी माँ है, और वो सदियों से जंगलों में रहते हुए आए हैं, और जंगल उनके खुद के। आज तक किसी ने जंगलों को इस तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं किया और उनकी एंट्री बैन नहीं की। तो उनको ये लगने लगा कि उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं उनको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट छीन रही है। तो इसके चलते जो ट्राइबल पीपल थे गुड्डेम हिल्स में रहने वाले, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। व्हेन द गवर्नमेंट बिगेन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगार फॉर रोड बिल्डिंग, द हिल पीपल रिवोल्टेड। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने क्या किया कि लोगों को ज़बरदस्ती मजबूर किया बेगार करने के लिए। और बेगार क्यों करवा रहे थे? फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड, सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर जब गुड्डेम हिल्स के लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मजबूर किया तो इन ट्राइबल पीपल्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर दी, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे अवध में जो पीजेंट मूवमेंट हो रहा था उसके लीडर बाबा रामचंद्र थे, उसी तरीके से गुड्डेम हिल्स में ये जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, इसमें भी एक इंसान जो है वो लीडरशिप करते हैं। तो उनके बारे में जानते हैं। अलूरी सीताराम राजू वाज देयर लीडर। तो ये जब रिवोल्ट शुरू हुआ तो इस रिवोल्ट का नेतृत्व किया अलूरी सीताराम राजू ने। ही वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर। ही क्लेम्ड दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स। अब ये जो साहब थे अलूरी सीताराम राजू, ये अपने आप में एक दिलचस्प व्यक्ति थे, और इनका दावा था कि इनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं, यानी इनके पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स हैं। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस and heal people, and he could even survive even bullet shots। तो इनका दावा था कि इनके पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स हैं, और ये कहते थे कि वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस का सही अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, साथ साथ कोई भी गोली उनको मार नहीं सकती। सो दैट इज़ वाई ही वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर। द रिबेल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वॉज द इनकारनेशन ऑफ गॉड। इसके चलते जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के लोगों ने इस बात को मान लिया था कि अलूरी सीताराम राजू कोई और नहीं है, बल्कि पृथ्वी पे
ईश्वर का एक तरीके से अवतार है। ठीक है। राजू टॉक्ड ऑफ ग्रेटनेस ऑफ गांधी जी एंड सेड ही वाज इंस्पायर्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके अलावा जो अलूरी सीताराम राजू है, उनका कहना था कि वो गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। ठीक। ही परसुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और इसी के चलते उन्होंने लोगों से ये अपील की कि भाई आप खादी का इस्तेमाल करें और शराब छोड़ दें। ठीक है, ड्रिंक किसी को नहीं करनी है। चलिए, ये तो अच्छी चीज़ है क्योंकि वो ये दावा करते हैं कि ही वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी। तो अब गांधी जी के मार्गदर्शन पे अगर चलना है तो जाहिर सी बात है शराब छोड़नी पड़ेगी और स्वदेशी अपनाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं खादी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, इसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ भी उनकी हमारे सामने भी आती है। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज़ ऑफ फोर्स नॉट नॉन वायलेंस। अब ये जो बात है ये गांधी जी के विचारों के अगेंस्ट जाती है। ठीक है, कैसे कि इन सारी बातों के अलावा कि भाई आप खादी पहनो, शराब छोड़ दो, ठीक है, असहयोग आंदोलन से हम बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, इन सारे दावों के अलावा अलूरी सीताराम राजू ने ये भी कहा कि भारत अहिंसा के बल पे नहीं बल्कि बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। जबकि गांधी जी ये कहते थे कि वॉयलेंस तो करनी नहीं है, नॉन वॉयलेंस जो है वो एक ऐसा धर्म है जिसके रास्ते पे चल के भारत में स्वराज की स्थापना की जा सकती है। तो ये वाली स्टेटमेंट एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी है। The Goddam rebels attacked on police station, attempted to kill British officials and carried on guerrilla warfare for achieving स्वराज। अब ये उनका तरीका है। तरीका क्या है कि गुड्डेम पहाड़ के पहाड़ियों में जो विद्रोही थे, जो रिबेल्स थे, इन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशंस के ऊपर अटैक किए, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको मारने की कोशिश की, और स्वराज की प्राप्ति के लिए इन्होंने गुरिल्ला युद्ध चलाए रखने की कोशिश की। गुरिल्ला युद्ध का मतलब क्या है कि एक तरीके से छापामार प्रणाली, हमला किया और भाग के पहाड़ियों में छिप गए। तो ये सारे के सारे एक्शंस ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में भी उस दौर में वॉयलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब ये गांधी जी के आदर्शों के बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है। राजू वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924। अल्टीमेटली क्या होता है, 1924 में अलूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया जाता है और उन्हें फांसी दे दी जाती है। लेकिन तब तक अलूरी सीताराम राजू अपने लोगों के बीच में एक तरीके से फोक हीरो, लोक नायक बन चुके थे। तो अगर अब इस केस को देखें, गुडेम हिल्स वाले इस केस को देखें, तो यहाँ से भी एक चीज़ समझ में आ जाती है कि यहाँ पे रहने वाले ट्राइबल मूवमेंट्स के लिए स्वराज क्या था। तो यहाँ पे रहने वाले ट्राइबल मूवमेंट्स के लिए स्वराज का मतलब था या आज़ादी का मतलब था कि भाई जंगल जैसे पहले उनके हुआ करते थे वैसे ही उनके लिए जंगलों को खुला छोड़ दिया जाए और वो जंगलों में अपने जानवर चरा पाएँ, जंगलों में जा पाएँ, जंगलों से लकड़ियाँ इकट्ठी कर पाएँ और जंगलों से फल फ्रूट इकट्ठे कर पाएँ, और उनके साथ कोई ज़बरदस्ती ना की जाए, बेकार करने के लिए उनको फोर्स ना किया जाए। तो एक तरीके से ट्राइबल पीपल्स के लिए उस समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो स्वराज का कॉल दिया गया था, उस स्वराज का अर्थ यही था। अब इन लोगों की भी अपने पर्सनल इश्यूज़ ही हैं, ये अपने इश्यूज़ का सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं। इनको भी हिंदुस्तान की आज़ादी वाली जो स्वराज की व्याख्या है उससे ये प्रेरित नहीं है, क्योंकि इनके अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की लिमिटेशन थी कि कांग्रेस स्वराज के अर्थ को सही से डिफाइन नहीं कर पाई, या लोगों के साथ कांग्रेस अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सही से कनेक्ट नहीं कर पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके की एक केस स्टडी और आएगी हमारे सामने, स्वराज इन प्लांटेशन, बागानों में स्वराज। ठीक है, अब ये देखते हैं। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम फ्रीडम मीन्ट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द confined space in which they were enclosed, and it mean retaining a link with the village from which they had come। अब बागान में काम करने वाले जो मज़दूर थे, बागानी मज़दूर थे, हम आसाम की बात कर रहे हैं, तो आसाम के जो बागानी मज़दूर थे उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या था? उनके लिए आज़ादी का मतलब ये था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहें आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया है। ठीक है, यानी बागान जो है वो चारों तरफ से एनक्लोज होता था, फोर्टिफाइड होता था, एक तरीके से एक वॉल होती थी और एक एंट्रेंस गेट होता था। तो जो मज़दूर यहाँ पे काम करते थे उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ काम करने वाले जो
प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनके लिए आज़ादी का मतलब यही था कि भाई बिना किसी रोक टोक के हमें इन बागानों से बाहर जाने दिया जाए और हम जब चाहें इन बागानों के अंदर आके अपना काम कर लें। इसके अलावा उनके लिए आज़ादी का मतलब ये था कि वे अपने गाँवों के साथ अपने लिंक को बरकरार रख पाएँ, यानी उनके संबंध उनके गाँव से टूटे ना, बल्कि संबंध यथावत बने रहें। अब ये लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इसके पीछे कारण है एक कानून, उसी कानून को पढ़ते हैं। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 में एक एक्ट आया था, उस एक्ट का नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। अब इस एक्ट में क्या था? प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन एंड इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन। 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया और इस एक्ट के तहत बागान में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और उन्हें बाहर जाने की छूट भी कभी कभार ही मिल पाती थी। ठीक है, तो ये एक एक्ट था जिस एक्ट के चलते वहाँ काम करने वाले जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनको समस्या हुई, और इन लोगों के लिए स्वराज का मतलब यही था कि भाई ये आज़ादी हमें मिल जाए कि हम कभी भी बाहर जा सकें, कभी भी अंदर आ सकें, कोई रोक टोक ना हो। When the plantation workers heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. जैसे ही आसाम के इन चाय के बागानों में काम करने वाले मज़दूरों को असहयोग आंदोलन के बारे में जानकारी हुई तो हज़ारों मज़दूर अपने अधिकारियों से परमिशन लिए बिना बागान छोड़ के अपने घरों को चल दिए। क्यों? बिकॉज दे बिलीव्ड दैट गांधी राज वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। उनका ये मानना था कि अब तो गांधी राज आ ही रहा है, इसलिए अब हर एक व्यक्ति को उसके गांव में ज़मीन मिल जाएगी। ठीक है, तो उन्हें बागानों में काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो लोग बागानों को छोड़ के बिना किसी परमिशन के निकल लेते हैं अपने अपने घरों को जाने के लिए, लेकिन वो अपने घरों तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? They, however, never reached their destination because of railway and steamer strike. क्योंकि रेलवे और स्टीमरों की उस समय हड़ताल थी। इस हड़ताल के चलते ये प्लांटेशन वर्कर्स बीच रास्ते में ही फंस जाते हैं। ठीक है, एंड फाइनली दे वर कोट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बिटन अप, और अंत में पुलिस उनको पकड़ लेती है और उनकी बुरी तरीके से पिटाई करती है। सो दिस वाज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज बाय द वर्कर्स दैट वर वर्कड इन द टी गार्डन्स और द प्लांटेशन। अब इन लोगों के लिए स्वराज की व्याख्या अलग है। तो इस आधार पे हम एक चीज़ ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने स्वराज का जो अर्थ है उसको सही से डिफाइन नहीं किया कि भी स्थानीय लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या होगा। ठीक है, और यही कारण था कि अवध में जो पीजेंट मूवमेंट हो रहा था, या आंध्र प्रदेश में जो ट्राइबल मूवमेंट हो रहा था, या आसाम में जो प्लांटेशन वर्कर्स ने अचानक से सारे के सारे प्लांटेशंस को छोड़ दिया, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने स्वराज शब्द का अर्थ अपने अपने हिसाब से निकालना शुरू कर दिया। और इनके लिए स्वराज का बेसिकली मतलब क्या था? इनके लिए मतलब ये था कि एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब इन लोगों की सारी समस्याएं, सारी की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और इसी के चलते सारे के सारे लोग जो है गांधी जी में एक आस्था देखने लगे थे कि गांधी राज जब आएगा तो उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और वो भी खुशहाली से रह सकते हैं। ठीक, तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की कुछ हद तक लिमिटेशंस को दिखाती हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीज़ों को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है दी हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप, और इसी तरीके की दूसरी क्लासेस की वीडियो भी लगातार अपलोड की जा रही हैं। तो नई वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।